आखिर ये अधीनस्थ न्यायपालिका क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस पैटर्न पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर जरूर देखा करिएगा, जरूर समझा करिएगा। तो अधीनस्थ न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायालय किसी राज्य की न्यायिक संरचना में निम्न स्तरीय न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालय की निगरानी में कार्य करते हैं, हाई कोर्ट की निगरानी में कार्य करते हैं, जिला तथा उससे निचले स्तर पर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। संवैधानिक आधार, तो संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन उनकी स्वतंत्रता से संबंधित हैं तथा कार्यपालिका से न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदस्थापन और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह से की जाती है। अन्य न्यायिक सेवाओं की नियुक्तियां जिला न्यायाधीश से नीचे के पदों के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद की जाती हैं। जिला न्यायाधीश की पात्रता, एक जिला न्यायाधीश केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए, उसे कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है होना चाहिए और उसकी सिफारिश संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। नियंत्रण की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण जिला न्यायाधीश से नीचे के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश संबंधित उच्च न्यायालय के पास होता है। संरचना अधिकार क्षेत्र की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना, क्षेत्राधिकार और पदनाम राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एक मूलभूत 3 स्तरीय प्रणाली विद्यमान रहती है। जिला एवं सत्र न्यायालय, यह जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है तथा सिविल एवं आपराधिक मामलों में प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। सत्र न्यायाधीश आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा सुना सकता है, लेकिन मृत्युदंड को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती है। अधीनस्थ सिविल एवं आपराधिक न्यायालय, सिविल मामलों में अधीनस्थ न्यायाधीश के पास असीमित आर्थिक अधिकारिता होती है, जबकि मुंसिफ सीमित आर्थिक अधिकारिता वाले मामलों से निपटता है। आपराधिक पक्ष में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास की सजा वाले मामलों को संभालते हैं तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक के कारावास की सजा वाले अपराधों को संभालते हैं। विशेष न्यायालय, महानगरीय क्षेत्र, कुछ महानगरीय शहरों में नगर सिविल न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं, जबकि महानगरीय मजिस्ट्रेट न्यायालय आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। लघु वाद न्यायालय, याद देखिए, कुछ राज्यों ने कम मूल्य के सिविल मामलों को सरसरी और तौर पर निपटाने के लिए लघु वाद न्यायालयों की स्थापना की। उनके निर्णय अंतिम होते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के संशोधन के अधीन होते हैं। पंचायत न्यायालय, कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय जैसे न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी छोटे मोटे सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं। क्या करते हैं? सुनवाई करते हैं। ये अपील तंत्र की बात करें, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश मूल और अपीलीय दोनों अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, जबकि अधीनस्थ न्यायालयों की अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीशों में शहर के सिविल न्यायालय के न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंस मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश शामिल हैं। न्यायिक सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा से है जिसमें केवल ऐसे व्यक्ति शामिल हो जो जिला न्यायाधीश के पद तथा जिला न्यायाधीश के पद से निम्नतर अन्य सिविल न्यायिक पदों को भरने के लिए अभिप्रेत हो। भारत की अधीनस्थ न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो न्यायिक रिक्तियों को भरना, AIJS एक केंद्रीकृत मेरिट आधारित भर्ती प्रणाली प्रदान करेगी, जैसे कि IAS, जो उत्कृष्ट प्रतिभा को आकर्षित करेगी, न्यायिक सेवा में विविधता बढ़ाएगी तथा न्यायाधीशों के लिए त्वरित पदोन्नति को सक्षम बनाएगी। दक्षता आधारित नियुक्ति प्रणाली, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम को अपनाकर 3 वर्षीय अधिवक्ता अनुभव नियम को प्रतिस्थापित किया जा सकता है और जिससे न्यायपालिका में लैंगिक विविधता को प्रोत्साहन मिलेगा। जिला न्यायाधीशों से उच्च न्यायालयों तक पदोन्नति के लिए स्पष्ट मार्ग सुनिश्चित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए केन्या ने न्यायिक सुधारों के माध्यम से वाणिज्यिक मामलों के निपटारे की अवधि को 465 दिनों से घटाकर 346 दिन कर दिया है। डिजिटलीकरण एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मामलों का प्रबंधन,
एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो पुलिस, फॉरेंसिक और न्यायालयों को जोड़ता हो तथा बैकलॉग मामलों को प्राथमिकता देने के लिए एआई आधारित विश्लेषण और 100% पेपरलेस न्यायालयों की स्थापना न्यायिक प्रणाली की कार्यक्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं। थाईलैंड की डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली और ब्राजील की ई प्रोसेस प्रणाली जैसे वैश्विक मॉडल ऐसे सुधारों के लाभों को रेखांकित करते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर का विस्तार, पूर्व विधिक मध्यस्थता को अनिवार्य बनाना, जैसे सिंगापुर में जहां 80% मामलों का समाधान न्यायालय के बाहर हो जाता है। लोक अदालतों का विस्तार करना समुदाय आधारित विवाद निपटान को मजबूत कर सकता है। इसके साथ ही विशेष वाणिज्यिक न्यायालयों जैसे केन्या में की स्थापना व्यापारिक मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित कर सकती है। न्यायालय के ढांचे और कार्य समय का अनुकूलन, नाइट कोर्ट और डबल शिफ्ट जैसे घाना में बुनियादी ढांचे के बेहतर उपयोग मामलों के निपटान की दर में सुधार कर सकते हैं। जबकि एआई आधारित शेड्यूलिंग प्रणाली जैसे मलेशिया में न्यायालयों के निष्क्रिय समय को कम करने में मदद करती है। महिला अनुकूल न्यायालय सुनिश्चित करना जिसमें सुरक्षा उपाय, स्तनपान कक्ष, बाल देखभाल सुविधाएं शामिल हो, न्यायपालिका में महिलाओं की समावेशिता और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करना, गांव में कानूनी कियोस्क जो कॉमन सर्विस सेंटर के समान हो, ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक ई फाइलिंग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। बहुभाषी एआई इंटरफेस गैर अंग्रेजी भाषी नागरिकों को न्यायिक प्रणाली को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सहायता करेंगे। एआई के बारे में भी याद रखा करिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। ये क्या है? ये जो मशीनों और कंप्यूटर सिस्टम को इंसानों की तरह सोचने, सीखने, समझने, निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इतनी जानकारी जरूर रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद।